यूएस ने आज के दिन स्वीपिंग सैंक्शन लगाए रसिया के ऊपर। और इससे रसिया की जो फर्म्स हैं, रसिया की कंपनी और कुछ रसिया के लोगों के ऊपर ये सैंक्शन लगाया गया है। और ये उस समय सैंक्शन लगाए जब नावल्नी की मृत्यु हुई है कुछ दिन पहले। तो उसके बाद बाइडन ने स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रसिया को जिम्मेदार मानते हैं नावल्नी की मौत के पीछे। और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में मैं सैंक्शन लगाऊंगा। तो जो सैंक्शन की बात कर रहे थे आज, वो सैंक्शन यूएस ने लगा दिया है। और इसके तहत कुल मिला के 600 न्यू सैंक्शन लगाए गए, यानी कि 600 कंपनियों और इंडिविजुअल के ऊपर ये सैंक्शन लगेंगे ये। और इससे जो रसिया की वार मशीन है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो इसमें बेसिकली जो मिलिट्री से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है जिसका इस्तेमाल रसिया करता है उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल होंगे जिनका संबंध मिलिट्री से है या फिर जिनका संबंध कुछ दूसरे सेक्टर से, ड्रोन प्रोडक्शन से या फिर ऑयल प्रोडक्शन से, जिससे रसिया फ़ायदा कमा सकता है उनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। और ये सैंक्शन को लगाने में 3 डिपार्टमेंट की भूमिका है, एक यूएस ट्रेजरी, एक स्टेट डिपार्टमेंट और तीसरा कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो फ्राइडे के दिन अनाउंस हो गया है ये सैंक्शन के बारे में। और इसके अलावा देखा जाए तो ये जो सैंक्शन है ये 2 साल जब से लड़ाई चल रही है तब से सबसे बड़ा सैंक्शन अमेरिका के द्वारा आज ही लगाया गया है ये। और इसके अलावा कनाडा ने भी सैंक्शन लगाया। कनाडा ने 10 कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है जो रसिया से जुड़ी हुई है। और इसके अलावा 153 इंडिविजुअल के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। जो अमेरिका है उसने नावल्नी की जो मौत है उसके भी ऊपर सैंक्शन लगाए। अमेरिका ने 3 लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाए। और ये जो 3 लोग हैं ये आर्कटिक पैनल कॉलोनी में ये काम करते थे जहाँ नावल्नी की मौत हुई थी। तो 3 लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है और ये वीज़ा इनको नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले ईयू ने भी अपनी तरफ से सैंक्शन लगाया था और उसमें उसने 2000 इंडिविजुअल और कंपनियों को निशाना बनाया था, जो कि बहुत बड़ा अपने आप में एक सैंक्शन था ईयू का। और ईयू का सैंक्शन लगने के बाद ब्रिटेन ने भी कल के दिन अपनी तरफ से सैंक्शन लगा दिया था रसिया के ऊपर। और आज के दिन अमेरिका और कनाडा ने भी लगा दिया। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अलेक्सी नावल्नी की मौत हुई है तब से जो पश्चिम देश है वो इकट्ठा होने लग गए और रसिया के खिलाफ वो एक जोश उनके अंदर आने लग गया और वो रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाते जा रहे हैं। तो अभी कोशिश एक ये भी हो रही है कि जो अमेरिका सरकार है वो यूक्रेन को पैसा भेजना चाह रही है, लेकिन वो पैसा नहीं भेज पा रही है क्योंकि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है वहाँ पर वो पास नहीं हो पा रहा है। तो $60 बिलियन का ये पैकेज है जो यूक्रेन को जाना है, लेकिन वो जब तक पास नहीं होगा उसमें तब तक वो नहीं जा पाएगा। तो जो वाइट हाउस है उसने आज आरोप लगाया हाउस स्पीकर के ऊपर जिनका नाम माइक जॉनसन है। और आरोप में ये कहा गया कि जो हाउस स्पीकर है वो यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहे। और उससे उससे हो ये रहा है कि रसिया को फ़ायदा पहुंच रहा है और रसिया का जो सहयोगी है ईरान उसको भी फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये जो माइक जॉनसन है ये अपनी बातों में ईरान को बहुत बुरा भला कहते रहते थे। तो आज के दिन जो वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी है एंड्रू बैट, वो उनको याद दिला रहे कि आप ईरान को तो बहुत कहते थे, आप भला बुरा कहते थे, लेकिन जब आपके कुछ करने की बारी आए तो आप पीछे हट रहे हो। तो इनका कहने का मतलब ये है कि वाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी वो कहना चाहते कि जो माइक जॉनसन है वो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो वाइट हाउस ने ये अपील की है सभी हाउस के जितने भी मेंबर हैं उनसे अपील की है कि वो जल्दी इस जो प्रपोज़ल है इसको पास कराए ताकि जो यूक्रेन है उसको पैसा जल्द से जल्द भेजा जा सके। की सरकार ने आज खुलासा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में वो यूक्रेन को लेकर पीस कॉन्फ्रेंस करेगी वो। और ये जो खुलासा हुआ है इग्नेजियो कार्किस ने किया है जो कि स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर थे यूएन में। और ये यूएन जनरल असेंबली में इन्होंने जब एड्रेसिंग कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही है। तो ये जो स्विट्ज़रलैंड ने इससे पहले भी डेवोस समिट जब वहाँ पर हुआ था तो उस समय भी उसने एक एनएससी मीटिंग रखी थी यूक्रेन के ऊपर। तो उसमें एनएसए मीटिंग में यूक्रेन ने अपना जो पक्ष है लड़ाई को लेकर उसने बताया था सभी एनएसए जो देश पहुंचे थे वहाँ पर। और स्विट्ज़रलैंड ने फिर से वो एक और समिट करने वाला है, पीस समिट होगा ये। और इसमें समिट के तहत इसमें हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होगा, इसमें बड़े बड़े देशों के नेताओं को बुलाया जाएगा। हो सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया जाए इसमें। और इसके तहत तो होना ये है कि जो जेलेंस्की है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो अपना जो पीस प्रपोजल है वो उस पीस प्रपोजल को इन हाई लेवल कॉन्फ्रेंस के सामने रखेंगे। तो ये जो समर के मंथ में होगा, समर के सीज़न में किसी महीने में इसको होना है। और यूक्रेन ने की थी रिक्वेस्ट स्विट्ज़रलैंड से और स्विट्ज़रलैंड ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होगी ये स्विट्ज़रलैंड में होगी
और इसकी जो अध्यक्षता होगी वो स्विट्ज़रलैंड ही करेगा, लेकिन इसमें जो बात होगी वो यूक्रेन के ऊपर होगी। तो ज़ेलेंस्की का जो 10 पीस पॉइंट प्रपोज़ल है उसमें उनका ये पीस प्रपोज़ल है, और वो उनका कहना है कि अगर ये 10 पॉइंट पीस प्रपोज़ल को अगर मान लिया जाता है तो ये इस लड़ाई को रोक देंगे। पहले ये है कि यूक्रेन की सोवरेनिटी को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसकी, यानी कि जो क्षेत्र अभी तक रसिया ने छीन रखा है उस क्षेत्र को रसिया को लौटाना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ और डिमांड है, जैसे कि वो फूड सिक्योरिटी की डिमांड है उनकी, और इसके अलावा न्यूक्लियर के ऊपर भी उनकी कुछ डिमांड है। ऐसा कुछ कुल मिला के 10 डिमांड है इनकी, लेकिन मेन उनका ये है कि जो रसिया है उसको अपनी सेना यहाँ से यूक्रेन से हटानी पड़ेगी, और हर इलाके से हटानी पड़ेगी। उसमें क्रीमिया भी शामिल है। पूरे इलाके 2014 से पहले जो यूक्रेन की सीमा थी वो उसी सीमा में यूक्रेन को लाना पड़ेगा, तभी जाके जेलेंस्की ने कहा है कि हम कोई सीज़ फायर करेंगे। काउंसिल ऑफ यूरोप ने आज के दिन कंफर्म किया है कि वो यूक्रेन के प्रति अभी भी सपोर्ट दिखा रहा है, और अनवेवरिंग सपोर्ट है उसका, पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा हो रखा है। अभी कल के दिन यूक्रेन की जो लड़ाई है उसको 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसी दौरान ये काउंसिल ऑफ यूरोप का स्टेटमेंट आया है। और काउंसिल ऑफ यूरोप में 41 मेंबर ग्रुप थे, यानी कि 41 मेंबर कंट्री थे इसके सदस्य। उनमें से एक रसिया भी सदस्य था, जिसको 2022 में जब रसिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो उसके बाद से रसिया को इससे हटा दिया गया था और किक आउट कर दिया गया था रसिया को इस ग्रुप से। तो काउंसिल ऑफ यूरोप में आज के दिन उसने बताया उसने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ अनवेवरिंग सपोर्ट के साथ खड़ा हो रखा है। जो पोलैंड है उसमें खबर आ रही है कि पोलैंड में आज के दिन जो पोलैंड के कुछ फार्मर है उन्होंने यूक्रेन के कुछ अनाज को उन्होंने सड़कों में गिरा दिया और रेलवे पटरी में गिरा दिया। तो ये यूक्रेनियन रेप सीड है, ये जिसको सरसों का कह सकते हैं, सरसों का अनाज था ये, सरसों का, क्योंकि यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा सरसों की खेती होती है, तो वहाँ पर सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो उसी सरसों को ले जाया जा रहा था इसको यूरोप के दूसरे देशों में। तो उसी दौरान ये पोलैंड से गुजर रहा था, तो पोलैंड के जो फार्मर है उन्होंने इसको रोका कन्वॉय को और इसको सड़क में गिरा दिया। तो ये इस हफ्ते में ऐसा दूसरा मामला हुआ है जब पोलैंड के फार्मर ने ऐसे कोई हरकत की है। इससे पहले भी उन्होंने यूक्रेन के अनाज को सड़कों में गिरा दिया था। तो ये जो पोलैंड के फार्मर है यूक्रेन के अनाज का ये विरोध कर रहे हैं, और यूक्रेन के फार्मर्स और यूक्रेन के जो ट्रक ड्राइवर हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि यूक्रेन का जो चाहे वो एग्रीकल्चर का एरिया हो या उसका दूसरा वीज़ा फ्री वाला मामला हो, उन दोनों से पोलैंड को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। एग्रीकल्चर के मामले में देखा जाए तो जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यूक्रेन को यूरोप के देशों में फ्री एंट्री मिल चुकी है। अब उसका जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। तो उसका जो अनाज है वो यूरोप के देशों में बिना किसी ड्यूटी के चले जाता है। तो इससे ये होता ही है कि पोलैंड के जो अपना अनाज है पोलैंड का, उसका कंपटीशन अब कमज़ोर पड़ गया है। अब वो यूक्रेन का जो अनाज है उससे वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है। दूसरा वीज़ा का है, जो पहले जब लड़ाई से पहले यूक्रेन के जो ट्रक ड्राइवर थे उनके ऊपर वीज़ा लगता था, यानी कि और लिमिट भी थी उनके ऊपर कि वो एक दिन से इतने ज़्यादा ट्रक लेके नहीं जा पाएंगे यूरोप के अंदर। अब वो लिमिट को भी हटाया गया है, तो उससे जो पोलैंड के ट्रक ड्राइवर है उनका रोज़गार छिन रहा है। तो इसी वजह से जो पोलैंड के ट्रक ड्राइवर और फार्मर वो कई महीनों से प्रोटेस्ट उन्होंने चालू कर रखा है, और उनकी डिमांड है कि जो यूक्रेन को ये जो फ्रीडम दे रखी है उस फ्रीडम को वापस लिया जाए। और इन्होंने कई तरीके निकाले कि अपनी बात को मनवाने के लिए। एक तो तरीका ये है कि बॉर्डर को ब्लॉकेट कर रही है जो यूक्रेन और पोलैंड की पड़ती है। साथ में ये जैसे आज के दिन इन्होंने अनाज को गिरा के अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसको दिखाया, वो भी ये कर रहे हैं। तो पोलैंड और यूक्रेन दोनों पड़ोस के देश है, तो दोनों की इकोनॉमी एक जैसा होने की वजह से इसमें आपस में इनका टेंशन बना रहता है। तो इन दोनों देशों को आपस में कोऑपरेट करना ज़रूरी है अगर यूक्रेन को लड़ाई जीतनी है, क्योंकि जो पोलैंड से के रास्ते से ही यूक्रेन को मिलिट्री सप्लाईज आ पाती है। तो कुछ ना कुछ करके इन फार्मर्स को मनाना पड़ेगा ताकि जो दोबारा से ये ऐसी हरकत ना करें।